बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सरजमीन जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है और अफ़गानिस्तान की रजीम इस खित्ते की सलामती के लिए अब ख़तरा बन चुकी है। पाकिस्तान बारहा ये बात कह चुका है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ गिरोह मौजूद हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में आकर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। उन्हें मुकम्मल सरपरस्ती दी जाती है और दरअंदाजी के लिए उन्हें मुकम्मल सपोर्ट भी फराहम की जाती है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी मीडिया अराकीन से बातचीत करते हुए तफसीलात सामने रखी, जिसके मुताबिक 4 नवंबर से लेकर अब तक 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 206 अफराद जो है उनको मारा गया, जबकि इस साल के दौरान 67,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ये सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की, जिसके बारे में DGISPR ने यह भी बताया कि हमने तमाम सबूत अफगानिस्तान के जो बारे हैं ये दुनिया के सामने रखे हैं कि किस तरीके से वहाँ की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वहाँ से ताजिकिस्तान के ऊपर भी ड्रोन अटैक होना या दुनिया के दीगर ममालिक को भी इस बात की शिकायत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में वो गिरोह पनप रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, जो इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बायस बनते चले जा रहे हैं। DGISPR ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में $7.2 बिलियन का अमरीकी असला जो है वो इस खत्ते के लिए ख़तरा बना हुआ है। साथ इस बारे में तफसीलात से आगाह किया गया कि किस तरीके से बैरून मुल्क जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी कौम मुतहद है और तमाम सियासी जमातों में इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए। क्या अफ़गानिस्तान की सरजमीन इसी तरीके से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती रहेगी? अक़वाम आलम इस पर ख़ामोश क्यों हैं? अमेरिका को भी बाज़ चीज़ों पर इस बारे में शिकायत हैं कि अमरीकियों ने भी एक बात कही कि कई बार वादा किया गया, कई जो है वो बातचीत या डायलाग के दौरान इस बात को तस्लीम किया गया कि वहाँ पे मुख्तलिफ गिरोह जो हैं वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए अब तक जो तालिबान की रजीम है वो कोई मौसर इक़दामात नहीं उठा सकी। इसमें भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे कि अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिर खैबर पख्तूनख्वा का तज़किरा होगा प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, जहाँ बढ़ती हुई मंशियात की काश्त जो है वो पूरे मुल्क के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। नौजवान नस्ल के लिए अगर मंशियात की फराहमी हो रही है तो जिस जगह पर यह मंशियात काश्त की जाती है वहाँ की सूबाई हुकूमत इक़दाम क्यों नहीं करती? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ैद महमूद साहब। जनरल ज़ैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, दिफाई तज़कियाकार हैं, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान हैं। जबकि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे मंशियात की काश्त के हवाले से। ज़ैद महमूद साहब, अगर देखा जाए DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग भी आपने देखी, हम ये बात तो बारहा कहते आए हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, लेकिन अब तो शिकायत देखिए कुछ ऐसे अफराद भी पकड़े जा रहे हैं, दुनिया के दीगर ममालिक भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अक़वाम आलम या अगर देखा जाए तो इस वक्त इस सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? जी नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का, और अब्दुल्ला गुल साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पूरी दुनिया अफगानिस्तान जो है वो पिछले तकरीबन 5-6 दहाइयों से अब दुनिया के एक मैप पे समझ लें कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन में इन्वॉल्व है। दुनिया ने बहुत सपोर्ट किया, अमेरिका लेड वॉर लड़ी गई जिसपे पाकिस्तान की भी बहुत कुर्बानियां हैं, सऊदी अरेबिया, UAE अगेंस्ट रशियन इन्वेजन जी। और अफगानिस्तान को बचाने के लिए अगर किसी मुल्क ने अपने आप को खत्म कर लिया, मैं कहूंगा, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो वो पाकिस्तान है जी, नन अदर देन पाकिस्तान। चाहे वो जिहाद नेब्रास्का यूनिवर्सिटी का वाला जिहाद हो या इन लोगों ने जो जिहाद किया, अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहता कि वो पॉलिसी गलत थी मलिक साहब, वो उस वक्त की जो एनवायरनमेंट थी उसको अगर हम स्टडी करें तो शायद द वे रशियंस वर बिहेविंग, तो शायद वो पॉलिसी तो ठीक थी, लेकिन हमने वो कहते हैं ना नेसेसरी सेफ गार्ड नहीं किए। मुक्का मारने वाला तो हमने तैयार रखा, लेकिन जो अपने मुंह के सामने मुक्का रखना था, जो हमने अपने आप को बचाना था, उसको हमने सही नहीं रखा जी। बट एनीवेज, ट्रांसनेशनल टेररिज्म यहां से है, दिस इज द वे ऑफ लाइफ फॉर देम नाउ, और ये इकोनॉमिक्स जो टेररिज्म के साथ रिलेटेड है उसके साथ ये जुड़ा रहना चाहते हैं। ये इससे कभी भी जान नहीं छुड़ा सकेंगे अनटिल अनलेस कि मीनिंगफुल एक ऐसी हुकूमत जो जेन्युइनली अफगानिस्तान के लोगों के लिए काम करती रहे। 20 साल की अमेरिकन एप्लीकेशन रही, गनी साहब भी आए यहाँ पे, करज़ई हुकूमत भी आई, डिफरेंट हुकूमतें यहाँ पे इंस्टॉल करते रहे,
लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की इंक्लूसिविटी नहीं हो सकी, उसको एंड स्टेट तक नहीं ले जाया जा सका। और आज का जो अफगानिस्तान है ये एक सुपर पावर के फेलियर की दास्तान बताता है कि जो अपने पॉलिटिकल मिलिट्री कोई अहदाफ पूरे नहीं कर सके। तो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। और अगेन ये तो इनकी अब शिस्त में चला गया है कि ये हर अपने दोस्त को, हर उस शख्स को पैसे की खातिर किसी जगह पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां इनको पैसा मिलता जाएगा तो दे कैन टर्न देयर आईज ब्लाइंड। और वो जो उम्मा और मुसलमान और भाईचारा, मैं तो इसको अब एक ऐसी वक्त जाया करने वाली एक्सरसाइज कहूंगा। लेकिन जरा साहब लेकिन क्या अमेरिका में अब इस बात का एहसास नहीं है कि वो जो असला छोड़ कर गए, $7.2 बिलियन का असला है, फिर जिस तरीके से वहाँ के लोग जो है अमेरिका के अंदर भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो पकड़े अफानी जाते हैं। देखिए अमेरिका का तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अमेरिका इज द मेन रिस्पॉन्सिबल, इसलिए तो मैं उसको स्टेक होल्डर कहता हूं जी ऑलवेज। मैं हर प्रोग्राम में जाकर कहता हूं कि अमेरिका स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में, क्योंकि क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गया है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन एप्लीकेशन इतनी डेंजरस है कि जिस रीजन से गए हैं उसी रीजन को इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया जी। $7.2 अरब का असला छोड़ के जाना, नेटो के ट्रुप्स का विड्रॉल था, कोई टुट्सीज या हुतूज नहीं विड्रॉ कर रहे थे, अफ्रीकन रेबल्स नहीं विड्रॉ कर रहे थे। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ, हम भी मिलिट्री में रहे, प्रोफेशनल रहे, अगर आपको कोई पोस्ट या कोई जगह अबंडन करनी पड़ जाए, आप पे मजबूरी आ जाए, तो आप अपना अगर वेपन एमुनिशन ले जा नहीं सकते तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर जाते। यहाँ तो डेलिबरेटली छोड़ के चले गए बिकॉज 2 कॉम्पिटिटर्स इस रीजन में रहते हैं, रशिया भी यहाँ पे मौजूद है और चाइना भी यहाँ पे मौजूद है, तो वो एक सवालिया निशान जरूर उठाता है। लेकिन विक्टिम हमेशा पाकिस्तान हो। तो अमेरिका की इट्स ए नॉट ओनली मॉरल, उनकी ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि वो इसके हालात को ठीक करें और हेल्प करें ऑल उन कंट्रीज को जो इसका टारगेट हो रहा है। अमेरिका खुद इसका टारगेट है। आपको जनरल कुरेला की स्टेटमेंट याद होगी, जो प्रीवियस कमांडर थे, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ा क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान रोल इज वेरी पॉजिटिव। वो यही रोल था टेररिज्म के खिलाफ। और ये तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क में आग लगे जब तक आपके घर में नहीं आई, अभी घर में गई है तो आप वो हेल होल भी कह रहे हैं। बट वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस। एक चीज याद रखिएगा, ये एफर्ट हमें खुद करनी पड़ेगी। हम ये नहीं बैठे बैठे रह सकते, वेट कर सकते कि कोई और मुल्क आके करेगा। हमें अगर कोलिशन को ऑपरेशन भी करनी है तो हमें जाना होगा दुनिया के पास, क्योंकि हम विक्टिम हैं और उन्होंने महसूस कर लिया। चाइना इज प्रिटर्ब्ड, सेंट्रल एशिया आर प्रिटर्ब्ड। आज कल सेंट्रल जो CSTO की मीटिंग हुई है, रशिया और अजरबैजान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स उसमें है, तो उनका जो एलामिया है उन्होंने 3 चीजें कही कि अफगानिस्तान में वॉर खत्म करें, अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म करें और अफगानिस्तान में ये जो नारकोटिक्स और इलीगल स्पेक्ट्रम इसको खत्म। इसका मतलब ये तीनों चीजें वहां पर मौजूद है और इन कंपनियों ने इसलिए उसको कंट्रीज ने अपने एलामिया में डाला कि दे आर थ्रेटन्ड बाय दिस। और ताजिकिस्तान वाली अभी आपके सामने जो कार्रवाई हुई है, तो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दिस इज फॉर द होल वर्ल्ड। अब्दुल्ला गुल साहब, ये ताजिकिस्तान वाला जो वाकया है इसको आप कितना सीरियस समझते हैं और क्या आप समझते हैं कि अमेरिका कोई अटैक कर सकता है, क्योंकि इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कोई कार्रवाई कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे बुलाया। जन साहब को भी सलाम, बहुत ही अच्छा उन्होंने गुफ्तगू की। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने का, उसके बहुत सारे रीजंस होने चाहिए कि अगर वो हमला हो। पहली बात यह है कि क्या ये ताजिकिस्तान पर हमला किया गया या फिर वहां चीनी कंपनी को निशाना बनाया गया और चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। उसकी वजूहात जरा गौर कीजिए कि वाखान कॉरिडोर मौजूद है, बदख्शान से यह हमला लॉन्च किया जाता है। वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान और जो ताजिकिस्तान है वो एक छोटी सी पट्टी है, उसके दरमियान में वो बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान आया हुआ है। अब इसका फायदा किसको होगा? हमेशा देखे ना, फायदा किसको हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे जनरल साहब ने भी फरमाया कि $7.2 बिलियन का वो असला छोड़ गए, ये तो सिगार रिपोर्ट के मुताबिक है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की बात को मैं मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा नहीं, मुतअद्दिद बार इलेक्शन कैंपेन में $10 बिलियन का कहा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस दिन उन्होंने मसनदे इक़्तिदार संभाला, उन्होंने कहा कि जी हम अपना वेपन वापस लेके आएंगे। तो आज तक उसके लिए कौन सा अमली इकदाम जो है वो उन्होंने लिया? तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि चाइना को बकायदा थ्रेट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया था और कहा था कि बागराम जहाज एयरबेस के ऊपर हम बैठ के इसलिए आना चाहते हैं कि वहां से चाइना के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और जो उनके न्यूक्लियर इंटरेस्ट हैं वो 1 घंटे की फ्लाइट के ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा।
फिर उसके बाद आप ये जरा गौर कीजिए कि इस टाइम पे तकरीबन 2021 के इनकलाब 1 सितंबर के बाद से वो तकरीबन 19 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान को मदद दे चुका है अमेरिका, जबकि वो उसको तस्लीम नहीं करता, जबकि उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं। फिर एक और बड़ी अहम बात कि ये जो मुआहदा हुआ था 2 मुल्कों के माबैन हुआ था, एक अफगान तालिबान के दरमियान में और दूसरा फरीक इसमें अमेरिका था। क्या मलिक नसरुल्लाह साहब जो जहांदीदा शख्स हैं या जनरल साहब जो मतलब सारी दुनिया को जानते हैं, क्या वो मुआहदा आपकी नजर से दोहा अकॉर्ड गुजरा? क्या आपने उसको पढ़ा? क्या आपकी नजरों में वो शिकें आई? तो ये मफरूजा जात और ये बात को छुपाया क्यों जाता है? और फिर आप तो मलिक साहब इस चीज को अच्छी तरीके से याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहली टर्म खत्म हो रही थी और अफगानिस्तान से इनखला का फैसला हो गया था, जिसको बाद में बाइडन इंतजामिया ने जो है वो मजबूरन उसको निभाया, तो उस दौरान में मास्टर जर्नल ऑफ ऑर्डिनेंस बकायदा वहां गया था, क्रेटिंग का बंदोबस्त किया था और पूरा उन्होंने असले का एक प्लान बनाया था कि कैसे असला वापस लेके जाना है। वो असला क्यों? फिर अब आप आ जाएं भारत की जानिब। 24 दहशतगर्द तंजीमें में यूनाइटेड नेशन की जो 3 रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक वो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के ज़ेर साया जो है वो पल रही हैं, और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जी भारत के ट्रेसेस मौजूद हैं, भारत खुलेआम जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अभी आप देखें कि उन्होंने 5 साल के लिए उनको जो है वो टैक्स में छूट दे दी है, बाकी वो स्पेशल उनके लिए कर रहे हैं। मेरी इसके अंदर बात है, अगर भारत ने ये सब कुछ किया और वो कनाडा में, बर्तानिया में, अमेरिका के अंदर, कतर के अंदर, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, तो फिर मुझे बताएं कि उसके साथ अमेरिका की दिफाई डील क्यों होती है? ये कोई वजह देखिए, मंतक बताएं ना जी, इसका मंतक होना चाहिए। फिर अब आप आ जाएं इसके ऊपर के जो अफगानिस्तान के हवाले से देखिए, अफगानिस्तान का इससे फायदा जो है सेंट्रल एशिया को ब्लॉक करना है ताकि पाकिस्तान और चीन की रसाई सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक ना पहुंच जाए, जहां दुनिया के तकरीबन 90% नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। और अगर ये कायम हो गया तो चाइना की एक्सेस डायरेक्ट जो है वो आपकी ईस्टर्न यूरोप के साथ हो जाएगी, रशिया के साथ जो है उसका एक कम से कम रास्ता बन जाएगा और रशिया को गर्म पानी तक एक्सेस हो जाएगी। इसका जो इस खित्ते के अंदर आप मुझे बताएं अमेरिका कहां नजर आ रहा है? ईस्टर्न यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया से रूस से चीन, रूस से ईरान, पाकिस्तान, इस सब में अमेरिका कहां खड़ा है? अमेरिका तो है ही नहीं। तो ये रीजन वो आपके लिए कैसे खुला छोड़ देंगे? ये मलिक साहब बहुत समझने वाली बात है, इसको हमें गौर करना चाहिए। और फिर जब आप एक दफा मलिक साहब, आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन के जब उनके ऊपर आया तो जो भी सोशल मीडिया हैंडलर थे, जो भी सोशल मीडिया पे सिंपैथाइजर थे, फाइनेंसर थे, सपोर्टर थे, उन सब के या तो उनके खिलाफ बाकायदा अमली कार्रवाई हुई या फिर उनके सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिए गए अकाउंट। भारत में खुलेआम बीएलए और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट किया जाता है, जिसको अमेरिका ने अभी दहशतगर्द तंजीम करार दिया, टीटीपी को दहशतगर्द करार दिया, और उनकी खुलेआम सपोर्ट होती है। मुझे ये बताएं कि उनके अकाउंट्स क्यों नहीं ब्लॉक होते? क्या वजह है कि जनीवा में जो उनकी क़यादत बैठी हुई है वो आज तक उनको पकड़ा नहीं गया? क्या उनको एड्रेस नहीं मालूम? बिल्कुल एड्रेस मालूम है। तो फिर इसका मतलब आप समझ लेना कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस पे उठने वाले सवालात के हवाले से, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। जनरल ज़ैद साहब, मैं DGISPR ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोर्सेस से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ जो है वो तकसीम शुदा गाँव हैं। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल दुशवार गुजार है। बॉर्डर पोस्टों पर का जो फासला है वो 20 से 25 किलोमीटर तक है। ऐसी सूरत हाल में आमदरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। आप फौज में रहे, आपने खुद देखा इन सारी सूरत हाल को, ये कितना बड़ा चैलेंज है वहाँ से लोगों का आना, उसको रोकना। क्या इस हवाले से वाकई प्रोपेगेंडा किया जाता है? जी बिल्कुल नसरुल्लाह साहब, देखें बॉर्डर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर यूनिलैटरल आप उसको करेंगे, एक साइड सिर्फ उसको मैनेज करने के या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के उसमें मोड में चली जाए और दूसरी साइड उसको मिसमैनेजमेंट में रखना चाहती है क्योंकि उसका स्टेक्स उसके साथ अटैच है, तो फिर इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। जी अमेरिका नहीं बंद कर सका अपनी बॉर्डर्स को, क्रॉसिंग होती नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, ये ड्राइंग रूम में बैठ के या स्टूडियो में बैठ के कमेंट कर देना या सेमिनार में बात कर लेना, जी उसको मैनेज नहीं हो रहा, फौज ये कर रही है, FC ये कर रही है और ये वो सारा, इट इज वेरी इजी। ऑन ग्राउंड जाए तो आपको पता चलता है कि रात को
इसको मॉनिटर करना, और कोई भी बॉर्डर हो उसकी जब तक आप पोस्टों को ऑब्जर्वेशन के नीचे और फायर के नीचे नहीं लाएंगे, फर्ज करें वहां से कुछ इलीगल स्पेक्ट्रम हो रहा है या इलीगल कोई कार्रवाई हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको क्रॉसिंग को होने दें और वो फिर किसी जगह पे पहुंचे और फिर आपने यू हैव टू एंगेज देम ओवर देयर व्हिच हैज अ कॉस्ट। पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम एक एक इंच को इस तरीके से मॉनिटर करें। इवन अमेरिका के लिए इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज इस तरह की कोई चीज हो। बट हैविंग सेड दैट, हमारी पूरी नेशन को अपनी आदतें बदलनी होगी नसरुल्लाह साहब। बिल्कुल ठीक। ये इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जो हमारी पॉलिटिकल प्लस क्रिमिनल माफिया प्लस टेररिज्म, इसका ये जो मिलाप हो रहा है, ये हमारे सबके सामने है। वी ऑल नो द प्रॉब्लम्स ही, कि किस तरीके से इलाकों में इधर एक कोई अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप भागे फिरते हैं जी कि हमें वो लगवा दें, ये कर दे, वो कर दे, और बदनामी जो है आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को जो रोज आपके लिए जाने दे रहे हैं। मुझे ये भी गिन के बताया ना कितनी पोस्टें अंडर अटैक आ चुकी हैं, कितनी शहादतें हो चुकी हैं। सलाला आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब अमेरिका में कम्युनिकेशन हुई थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं। ये इस तरह की अफवाहें और इस तरह की चीजें और झूठी खबरें इसलिए फैलाई जाती है ताकि डिस्पोर्डेंसी फैले, ट्रिनिटी ऑफ वॉर को डिस्टर्ब कर दे। ट्रिनिटी ऑफ वॉर क्या है कि देखें, एक तो हमारी ये सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, वी आर इन द वॉर मलिक साहब, और ट्रिनिटी ऑफ वॉर ये है कि अवाम, अफवाज और गवर्नमेंट इन सबको मिलना होता है, और गवर्नमेंट का काम है, पॉलिटिशियंस का काम है कि वो अवाम को अपनी अफवाज के साथ खड़ा करते हैं। जब ये अगर तोड़ दिया जाए इस ट्रिनिटी को तो आप एग्जीक्यूट वॉर कर ही नहीं सकते। पीस और वॉर का जो फंडामेंटल बिल्डिंग है वो एक ही चीज पे खड़ी है, अवाम और अफवाज का मिलाप। तो ये उस डिस्पोर्डेंसी को, इसको ये तोड़ना चाहते हैं ताकि अफवाज को अलग कर दें, अवाम को अलग कर दें। अभी भी कई लोग जो बात करते हैं जी डायलॉग होना चाहिए या मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? ओ भाई, डायलॉग इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, मिलिट्री ऑपरेशन इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, वॉर इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, उन्होंने लीड करनी है। 30-40% काइनेटिक होता है, रेस्ट ऑल इज पॉलिटिक्स। और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसा कॉन्टेक्स्ट है, इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं इसमें ट्रांजिट करती है। कभी आप वॉर कर रहे होते हैं, फिर डायलॉग भी बीच में हो रहा है, फिर अभी देखिए रशिया यूक्रेन हो रही है, डायलॉग भी हो रहा है। कतर ईरान का और वो हुआ, डायलॉग हो रहा है। वर्स्ट से वर्स्ट एनिमी के साथ भी डायलॉग होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को गोलियां खाते रहे, मार खाते रहे, काइनेटिक करे ही नहीं। हमारे पास क्या है उनको देने के लिए? मुझे कोई ज़ी शऊर शख्स पाकिस्तान में बता दे कि आप अपनी क्या वे ऑफ लाइफ चेंज करने को तैयार है। उनकी जो सो कॉल्ड झूठी शरीयत वो लाना चाह रहे हैं, वो क्या आप अटक तक अपना इलाका देने को तैयार है? क्या आप इनको खुली छुट्टी देना चाहते हैं? क्या आप माजरीन को यहां से नहीं निकालना चाहते? तो आपके पास है क्या देने को? तो जब कुछ है नहीं, आपने सिर्फ यही कहना कि आप आईने पाकिस्तान के नीचे रहें, अब खुशहाल रहें, खुद भी अपना ख्याल करें, हमारा भी करें, और बॉर्डर्स को स्टेट का मैनेजमेंट करने दें। तो स्टेट से कोई इंडिविजुअल बड़ा नहीं है, वो तभी आप करेंगे जब आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आप कमजोरी की पॉइंट से कभी डायलॉग नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं, तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है और हो जाएगा। इट इज डूएबल अगर आप नियत कर लें कि हमने करना है जी। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये अफगान महाजरीन का जिक्र किया अभी जनरल साहब ने। अफगान महाजरीन के हवाले से रियासती पॉलिसी है कि हर उस शख्स को वापस जाना होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल तरीके से जो पाकिस्तान में मुकीम है। दुनिया का कोई मुल्क भी इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, वहाँ की एक सियासी जमात हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसमें भी कहती है कि उनको ना भेजा जाए। मकासद क्या है? ये एक तो आपका चैनल जो है वो पाकिस्तान नियो का है चैनल। तो आज मैं मतलब एक सजेशन भारत को भी देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, भारत और अफगानिस्तान की पींगें बढ़ रही हैं, अल्लाह ताला ये मोहब्बतें कायम रखे। और इसी चक्कर में जो है वो 4 मिलियन जो अफगानी यहाँ बैठे हुए हैं, हम जो है वो उनको अफगानिस्तान नहीं भेजते बल्कि वाघा के जरिए आपके मुल्क भिजवा देते हैं। भारत के अंदर आप हमने भी मेजबानी की, कुछ से आप भी मेजबानी कर लें, कुछ चंद साल, ऐसा क्या फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके गले लगाएं, आप उनको कल की जगह आज रात को तस्लीम कर लें, करें ना, आप क्यों नहीं करते? इसका मतलब है अफगानियों को ये सवाल पूछना चाहिए ना। दूसरी जानिब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात करें, अभी बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की, तो क्या बॉर्डर मैनेजमेंट का काम जो काइनेटिक डोमेन है, ऑपरेशंस यानी के, वो तो 30% से ज्यादा नहीं होते। तो फिर 70% जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो किसकी जिम्मेदारी है? एक तरफ 12,000 एकड़ अराजी के ऊपर आप अफीम काश्त कर रहे हैं जिसकी कीमत जो है 25 लाख रुपए फी एकड़ है, और उसका तीसरा हिस्सा जो है वो दहशतगर्दों को चला जाता है। ये तो बिल्कुल ऑफिशियली बात बता रहा हूं मैं आपको।
को। अच्छा, उसके बाद ये वॉर कौन फाइनेंस कर रहा है? अपने ही मुल्क में हम अफीम काश्त करके अब दहशतगर्दों के हाथ में पैसा पकड़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जी ठीक है बातचीत करें, तो क्या वो तुर्किया से ज्यादा मजबूत है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत? वो कतर से ज्यादा मजबूत है? वो सऊदी अरब से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है? वो चाइना और रूस से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है? अगर उन लोगों की नहीं मानी तो आपकी मतलब मानेंगे? और फिर क्या आपके पास कोई मुतबादल प्लान है कि ठीक है डायलॉग होना चाहिए? डायलॉग किस बुनियाद पे होगा? उसके क्या आपने कोई खाका पेश किया? जनाब सोहेल खान आफरीदी साहब, वो खाका आप पेश कर देना जनाब, हम आपका इंतजार करते हैं कि वो आप खाका पेश करेंगे, बताएंगे कि वो उसका क्या तरीकाकार होगा, और इस दौरान में आप गारंटी भी देंगे कि जनाब इस दौरान में कोई दहशतगर्दी नहीं होगा, और अगर वो डायलॉग कामयाब होता तो उसके गारंटर भी जो है सोहेल खान आफरीदी को बनना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है उनके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो आप देख लें कि बॉर्डर मैनेजमेंट, आप देखें कि इस टाइम पे बलोचिस्तान हुकूमत का जो है DGI पे आपने जिक्र किया, वहां बताया कि किस तरह से 20 मिलियन जो है लीटर पर डे जो है वो स्मगलिंग हो रही थी फ्यूल की, और उसको जो है 2.7 पे ले आए। ये कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मैं तो खुद हैरान रह गया हूं। दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जनाब 36 में से 27 अजला जो है वो वहां पुलिस का जो है वो अब अमल दखल बलोचिस्तान में हो गया। आप अपनी बात करें कि CTD को आपने क्या किया? आपने जो 600 अरब रुपया जो है वो पिछले चंद सालों में लिया, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके एक्नॉलेज किया था, उस 600 अरब का क्या बना? उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कहां हुई, कैसे हुई? एक तरफ जो है आप हजूरे वाला अपने प्रोविंस के ऊपर गौर करें, एक तरफ नौजवान नस्ल जो है वो अफीम के जो नशे की वजह से जो है वो जहर उसको उंडेला जा रहा है। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाके अभी चंद दिन पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया कि खुदा के लिए नौजवानों को जो है आप अफीम और चर्च के ऊपर लगा रहे हो, बंद करो इस धंधे को और अपने काम करो। बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आप वहां खड़े नहीं होते, आप पुलिस को मजबूत नहीं करते, आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मजबूत नहीं करते, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं करते। आप चाहते क्या है? आपका अगर एजेंडा जो है वो ये है कि आप अपने 1284 उन सोशल मीडिया हैंडलर्स को जिनको आपने 810 मिलियन पाकिस्तानी रुपया जो है वो दे दिया, जिसका बकायदा जो है वो एतराफ जुर्म भी आ चुका है और चार्जशीट हो चुका है, उसका वो जो 1284 लोग हैं वो सवाए पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानियां सोशल मीडिया पे घड़ रहे हैं, उसके अलावा उनका काम क्या है? बताएं ना, इसका जवाब दें। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब जरा क्विकली आप इसमें जरा रिस्पॉन्ड कर दें कि ये जो बात की जाती है कि वहाँ पे काश्त होती है मंशियात, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गुजरी, मौजूदा हुकूमत में भी जिसमें दावा किया गया कि हम ख़त्म करेंगे वहाँ से काश्त को, लेकिन अब भी बहुत बड़ी मिकदार में वहाँ मंशियात जो है मौजूद है। इस पर जरा क्विकली कमेंट कर दें। ये देखिए इसकी रिपरकशंस होंगी। आज हम बातचीत इसके ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा पहले पॉपी फ्री भी रहा है, और अगर ये हम उस तरफ चले जाएंगे तो फिर इंटरनेशनल एप्लीकेशंस आएंगी, सैंक्शंस आएंगी, बहुत ज्यादा चीजें आएंगी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो नौजवानों के ऊपर इसका इम्पैक्ट है या जो मुआशरे के ऊपर इम्पैक्ट है, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री जी, न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के जो यूथ है, जो बच्चे हैं या जो अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा जरूरी है। पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशंस है, हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस की, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। इट हैज रिपरकशंस, दिस इज अ सीरियस चैलेंज, और ये एम्बेरसमेंट है जी, इट इज इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट अगर हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे। हल इसका वाइज यही है कि लॉफेयर के नीचे इस पाकिस्तान को चलाएं। ये जब हम माफिया और फ्रॉड और हम पावर में आ जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते बल्कि उस इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ अटैच होना चाहते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स, क्रिमिनल, माफिया और टेररिज्म, इसका जो नेक्सस है ना, ये पाकिस्तान को इम्प्लोजन की तरफ ले जाएगा जी। तो जिसको भी पाकिस्तान की सियासत करनी है, आपने तो पाकिस्तान की करनी है, रियासत ने होनी है तो पाकिस्तान के लिए उस रियासत ने होना है। नो इंडिविजुअल, नो पार्टी, नो वन इज बिगर देन द स्टेट जी। तो दिस इज अ सीरियस, इसकी रिपरकशंस हैं जी। बिल्कुल ठीक है। जनरल ज़ैद महमूद साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे रुकन सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा जलाल खान साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में ये बढ़ती हुई काश्त मंशियात की, इसे रोकने के लिए हुकूमत इक़दाम क्यों नहीं उठाती। पुराने एक बार फिर खुश आमदेद। इस वक्त अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी जो दहशतगर्दी की लहर है वो एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के हालात हैं, अफ़गानिस्तान के हालात भी इसलिए दहशतगर्दों के लिए मुआवन साबित होते हैं कि वहाँ पे मंशियात की काश्त है, स्मगलिंग है। और अगर हम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ पे भी स्मगलिंग, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और मंशियात की जो काश्त की जाती है,
ये लोग मावनत करते हैं दहशतगर्द ग्रुपों को, जिसकी वजह से रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस सेगमेंट में इसी भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रुकन सूबाई असम्बली जनाब जलाल खान साहब। जलाल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका पुराने में वक्त देने के लिए। जलाल साहब, ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुतासर सूबा अगर हम उसे कह सकते हैं, दूसरी तरफ मंशियात की काश्त है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, स्मगलिंग है, यही लोग पैसा फराहम करते हैं और यही लोग रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसरुल्लाह भाई। असल में द प्रॉब्लम इज दैट केपी गवर्नमेंट अगर ये स्टेप उठाए और नियत करे तो इनको जो है ये इस चैलेंज से निपटना इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि पता है कितने फैमिलीज है, कितने लोग हैं, लोगों को सब लोगों को पता है कि फलाना फलाना फैमिलीज जो है ये काम करते हैं नारकोटिक्स की। वो उन फैमिलीज को जो है आपने बंदोबस्त करना है उसका। तो इसमें मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बिग डील कि ये जो है इसको कंट्रोल कर सके। सेकेंडली, इसमें जो बदकिस्मती से जो ये नार्को के जो ट्रांजैक्शन है ये बिल्कुल ये अगेंस्ट पाकिस्तान यूज होती है, और ये जो हालात खराब है लॉ एंड ऑर्डर के, इसमें पर यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल में दे हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, और इट्स नॉट अ बिग चैलेंज कि ये इस तरह नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल हो, ये इट्स वेरी इजी। लेकिन बदकिस्मती से ये खुद इन्वॉल्व है, खुद जो है करते हैं, नार्को के काम करते हैं और सप्लाई करते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई ये पेशावर से इस्लामाबाद और पिंडी जो है खुद सप्लाई करते हैं। आप खुद इससे अंदाजा लगाए कि टोटल 4 बंदे होते हैं और पेशावर से 25-25 गाड़ी आती है, वो भी बड़े बड़े डाले। तो इससे क्या जाहिर होता है, आप खुद इससे जो है अंदाजा लगाए। जलाल साहब, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां से लोग आते हैं, गाड़ियों में लेकर आते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, ये नेक्सस किसी न किसी सरपरस्ती में चलता होगा, कोई ना कोई इनको सरपरस्त होगा। आखिर ऐसे तो नहीं कि एक फर्दन लोग ये काम करते होंगे? जी बिल्कुल, इनकी सरपरस्ती और इनके ऊपर जो प्रॉपर इनका जो लीडरशिप है ये पीटीआई की, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। मोस्टली सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर लोग इन्वॉल्व है इसमें। और ये प्रॉपर जो है इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है जिसको जो है, जिसकी मैंने जो है कुछ दिन पहले एक एफआईआर भी आपको भेजी थी, जो हमारे वजीर आला साहब के रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी मौजूद है, और ऑन रिकॉर्ड जो है लोगों को पता है। और ये आप इससे अंदाजा लगाए ना, ये क्यों बड़ी बड़ी और 25-25 गाड़ियां जो है इस्लामाबाद लाते हैं। हाँ, तो इसमें कोई दो राय बात नहीं है कि ये लोग इन्वॉल्व ना हो, और इसको जो इसकी रोकथाम जो है, या बदकिस्मती है इधर पे, इन्होंने जो है सूबे के लिए कोई स्टेप नहीं उठाना है, सूबे के लिए कोई ये एक्शन प्लान नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या इसमें जो है, इसमें आप खुद इससे अंदाजा लगाए कि इनके कैबिनेट मेंबर जो है नहीं है, इनकी जो है गवर्नेंस नहीं है सूबे में। सूबा जो है अल्लाह के नाम पे छोड़ा हुआ है, बिल्कुल डिपार्टमेंट्स रुके हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बदकिस्मती है जी इनकी। लेकिन जलाल साहब, अली मीन गंडापुर साहब, आपको याद होगा उनके बहुत सी स्टेटमेंट्स मेरे सामने पड़ी हैं, रिश्वत का खात्मा कर दूंगा, मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। यही सुहेल अफरीदी साहब बातें करते नजर आते हैं जी कि किसी को मनशियात हम काश्त नहीं करने देंगे। लेकिन आपकी कुछ स्टेटमेंट्स मेरे सामने गुजरी जिसमें यह कहा जा रहा है कि उनके अपने हल्के के अंदर जो है वो काश्त की जाती है। बिल्कुल, इनके हल्के के अंदर जो है ये काश्त होती है, और ये लोग जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग इसको जो है ओन भी करते हैं। ये इसमें जो है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनका एक एमपीए ने मुझे कहा है कि हम इसको ओन करते हैं और हम चर्च की कारोबार करते हैं, और ये बिल्कुल उन्होंने जो है कन्फेशन किया मुझे। और सेकेंडली बात रही जो है बाकी ये अगर कहते हैं ना कि बड़ी जो बढ़ के मारते हैं कि हम नहीं करने देंगे नारकोटिक्स का या करप्शन की या दूसरी, अली अमीन वाज फार बेटर देन हिम। एटलीस्ट वो तो नारकोटिक्स का कारोबार नहीं करता था, और ये तो करप्ट भी है और नारकोटिक्स का भी कारोबार करता है। तो आई थिंक अगर आप कंपेयर करें तो नारकोटिक्स इस हद तक जो है हमारी
पाकिस्तान में फैली हुई है बदकिस्मती से कि हमारे पूरे नौजवान नस्ल कुशी हो रही है। ये सब नारकोटिक्स के ऊपर आए हैं। आपकी यूनिवर्सिटियां, आपके कॉलेजेस, आपके हॉस्टल्स, हर जगह पे जो है नारकोटिक्स पहुंची है। तो मेरे ख्याल में हर चीज के साथ जो है ये लोग मजाक नहीं करनी चाहिए। ये मजाक की बात नहीं है। ये लोग इसके ऊपर जो है इनको सीरियस होना चाहिए और इसकी कंट्रोल के ऊपर जो है इनको एक्शन प्लान बनाना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं करते फिर मजबूरन फिर हमें जो है वफाक से जो है फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आए और इधर पे इनको कंट्रोल करे। जलाल साहब, सबसे ज्यादा इलाका जो है वो कौन सा है जहाँ पे ये काश्त की जाती है मंशियात? ये जो फेमस मशहूर इलाका है ये तीरा वाली साइड पे ज्यादा होती है और ये खैबर में मोस्टली जगह पे होती है, लेकिन तीरा में जो है ज्यादा मशहूर है, शलमान और तीरा। तो जिन जगहों पे ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ ये मंशियात का कारोबार करने वाले लोग, ये तो फिर ऑपरेशन रुकवाने के लिए भी अपने कुछ कोशिशें करते होंगे। तो ये ऑपरेशन लाजमी बात है। इन्होंने जो है स्ट्रेट स्टांस लिया है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन के साथ जो है जो मुल्क दुश्मन अनासर है वो भी खत्म होगा और उसके साथ जो है नारकोटिक्स कंट्रोल भी उसमें होगी और बहुत सी चीजें होंगी। तो ये अपने कारोबार और अपने जो है बिजनेस की खातिर जो है ये ऑपरेशन की जो है मुखालिफत कर रहे हैं। जलाल साहब, क्या पीटीआई की लीडरशिप को इस बारे में इल्म नहीं है कि मंशियात इतना बड़ा नुकसानदेह पूरी सोसाइटी के लिए? एक तरफ जो है वो पीटीआई रियासत मदीना की बात करती है, जो सोसाइटी को बेहतर करने की बात करती है, दूसरी तरफ उनके अगर अपने ही लोग इन चीज़ों में मुलव्वस हो जिससे पूरी एक नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है, क्या पीटीआई की लीडरशिप इससे लाइलम हो सकती है? बिल्कुल, पीटीआई की लीडरशिप को ये इल्म है और इन्होंने सिंपल ये बहाना बनाया हुआ है कि भाई हमें जो है पार्टी के लिए फंडिंग चाहिए तो हर किस्म से हम लोग जो है फंड जो है पूरा करेंगे। तो ये सबको पता है, ये कोई ख्वाब खरगोश में। जलाल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जलाल खान साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं। वो कहते हैं मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहाँ मनशियात काश भी की जाती है, इसका कारोबार भी होता है, वहाँ फ़रोख्त भी की जाती है और वहाँ से पूरे पाकिस्तान में फैलती है ये मनशियात, जो नौजवान नस्ल के लिए और पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए एक जहर बन चुकी है। लेकिन इसे ना रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को किरदार अदा करती है और अगर कहीं ऑपरेशन की बात की जाए तो उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाने की कोशिशें की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इस बारे में सोचना होगा कि एक तरफ उनका ये बयानिया कि एक साफ़ सुथरा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान और रियासत मदीना के नारे, और दूसरी तरफ मंशियात की काश्त करने वालों की अगर सरपरस्ती की जाएगी तो उससे कितना इस सोसाइटी को नुकसान पहुँचेगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।